डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening, myself Dr. Naishal Rawal, working as an assistant professor at GLS University, would like to welcome you all at the Chaitanya Studio, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. In the last sessions, we had covered about the topics related to the market structure, how the concept of excess capacity was being done in the monopolistic competition. We had also gone through the concept of selling cost, कि सेलिंग कॉस्ट का और प्रोडक्शन कॉस्ट का रोल कैसा वहाँ पर रहता है, अलॉन्ग विद दिस वेरियस काइंड्स ऑफ द मार्केट. तो स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले कॉम्पिटिशन्स के मुताबिक में ना दो प्रकार के मार्केट रहते हैं. एक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और दूसरा है अपना इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स. इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर देखा जाएगा तो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड डुओपोली. इन दिस sessions we are just going to cover the concepts related to the oligopoly. ठीक है. The name of your subject is business economic, unit 3 and block 2, the market structure part 3, oligopoly, unit 3. ठीक है. So let us move with the various slides. कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहला रहेगा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑलिगोपोली along with the kink demand curve, collusive and non collusive oligopoly concept कैसा है, कार्टेल किस हिसाब से काम करता है, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस और प्राइस लीडरशिप के साथ, इंक्लूडिंग द वेरियस एग्जांपल्स रिलेटेड टू द ओलिगोपोली मार्केट. तो सबसे पहले मैं यदि अगर उसके मीनिंग का बात करूँ तो इट इज़ लाइक यू कैन से द ओलिगोपोली वहाँ पर ही होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्यू प्लेयर्स रहते हैं. ठीक है. कार्टेल्स का एक टाइप कैसा जाता है, अलॉन्ग विद द जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस, मार्केट शेयरिंग कार्टेल, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल जिसको अपने प्राइस लीडरशिप कहते हैं, एंड नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल जिसको अपने किंग के डिमांड का भी कहते हैं. ठीक है. सो व्हाट डज फर्स्ट ओलिगोपोली मीन. ओलिगोपोली एक ग्रीक वर्ड एंड उसको दो वर्ड को हमने सेपरेट किया हुआ है. ओलिगोस मतलब फ्यू, कुछ ही लोग, कुछ ही गिने चुने लोग रहते हैं मार्केट में. पेलियन मतलब सेलर्स. ठीक है. तो मार्केट का एक ऐसा सिचुएशन है वेयर द नंबर ऑफ बिग सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी इज लेस, द नंबर ऑफ बायर्स इज मोर, इज नोन एज ओलिगोपोली मार्केट. राइट. सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, मे बी होमोजीनियस प्रोडक्ट. यू कैन टेक an example of a telecom sector, you can take an example of an automobile sector, you can take an example of a cement companies or maybe steel companies. इतने मैन्युफैक्चर, सीमेंट मैन्युफैक्चर कर कौन रहा है कंपनी, भारत की बात करूँ तो स्टील मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है. और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या तो कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स एक्सेट्रा एंड ऑल, वी ऑल रिक्वायर्ड द स्टील एंड सीमेंट. ठीक है. कम्युनिकेशंस के लिए वहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर है. ट्रांसपोर्टेशंस के लिए वी ऑल्सो हैव द ऑटोमोबाइल सेक्टर्स. अब इन सब के प्रोड्यूसर कौन है, तो कि देयर आर ओनली फ्यू, कुछ गिने चुने लोग हैं. ऑटोमोबाइल में तुमको मारुति दिखेगा, होंडाई दिखेगा, वॉक्सवैगन दिखेगा. ठीक है. टेलीकॉम में रिलायंस जियो है, वोडाफोन है, आइडिया था, एयरटेल है, BSNL है. चार पाँच से ज़्यादा नहीं होता, उससे ज़्यादा फिर वो परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा. तो यहाँ पर सिर्फ फ्यू सेलर्स रहता है एंड देयर आर फ्यू सेलर्स इन ओलिगोपोली मार्केट. इनफैक्ट एवरी सेलर गेट्स इन्फ्लुएंस बाय अदर सेलर्स एंड इन्फ्लुएंस देम टू, which is known as competition among the few. Hyundai is also selling the car of rupees 5.5 lakh rupees and Maruti is also selling a car of 5.5 lakh rupees. तीसरी कंपनी आती है, वो भी 5-5.5 में आपको गाड़ी दे रही है. तो कस्टमर को अगर गाड़ी खरीदनी है तो वो 3 कंपनी का उसने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट देखने गए थे, ब्रोशर्स वगैरह लिया, डिटेल्स वगैरह लिया. तो देखना ये होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए.
कंज्यूमर कौन सी साइड जाएगा? तीनों गाड़ी का कीमत का रेंज 5 से 5.5 लाख के आसपास रहता है। तो कोई कंपनी है यदि अगर उसको ज़्यादा बेनिफिट देती होगी, बोलती है कि भाई एसेसरीज मेरी तरफ से थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, कोई कहता है कि भाई हम लोग गाड़ी के अंदर जो ऑडियो सिस्टम आता है उसको अपने फ्री में दे सकते हैं, या तो सीट कवर फ्री में देंगे। तो these are the ways of competing each other amongst, ठीक है। प्राइजेस में इतना फ़र्क नहीं आएगा। So sometimes there are only few sellers in the oligopoly market. Every seller gets influenced by other sellers and influence them too, which is also known as competition among the few. Various टाइप्स का मैं यदि अगर बात करता हूँ, ओलिगोपोली में भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स मौजूद है यहाँ पर। एक है प्योर ओलिगोपोली, दूसरा है परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, राइट। टेलकॉम पाउडर अलग अलग कंपनी ज़रूर बनाती है, थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसकी है, ठीक है, बट दे आर दी क्लोज सब्सटीट्यूट टू ईच अदर। कोल्यूसिव ओलिगोपोली which is known as cooperative oligopoly. This can be asked in your multiple choice question exams, जहाँ कहीं पे भी competitive exams में यदि अगर MCQs आते हैं तो this is collusive oligopoly is also known as cooperative oligopoly करके multiple choice questions पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या है कि it is a market where different firm operate with each other to determine the output, price and both price and output of the product. कॉल्यूसिव के बाद आते हैं नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, कि जहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट में कॉम्पीट विथ ईच अदर रहती है। दिस इज नोन एज नॉन कॉल्यूसिव। इम्परफेक्ट में क्या होता है तो कि मार्केट मैन्युफैक्चर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, राइट। टेलकॉम पाउडर का एग्जांपल देखा था हमने। परफेक्ट ओलिगोपोली या प्योर ओलिगोपोली में क्या होता है कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम आर कमिंग अंडर द प्योर oligopoly. So these are the various kinds of oligopoly. Number 1 is perfect oligopoly, number 2 is imperfect oligopoly, number 3 is collusive oligopoly which is also known as cooperative oligopoly, and number 4 non collusive oligopoly, ठीक है, उसको अपने non collusive oligopoly भी कहते हैं, इनफैक्ट वही कहते हैं। Now how to identify the oligopoly market, ठीक है। It is being identified from the basis of various characteristics. अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो कि सबसे पहला है अपना फ्यू सेलर्स, ठीक है। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशंस, मार्केट में कुछ ही लोग वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं जो एग्जांपल्स में हमने देखा। कंपटीशन होती है लेकिन प्राइस में नहीं। इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, राइट। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स में खास होता है ये, एक ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरा भी पीछे उसको फॉलो करेगा, एक ने उसको डिस्काउंट दिया तो दूसरा भी डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा। एंड दीज आर द थिंग्स टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। एंट्री बैरियर्स, 5 लोग ऑलरेडी है तो छठे के आने की इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा वो, उसका भी एग्जाम्पल अपने देखेंगे। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, पिछले सेशंस में देखा था कि सेलिंग कॉस्ट कैसे मार्केट में रोल प्ले करता है, तो ओलिगोपोली में उसका रोल क्या है। सेलिंग कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। कौन सी प्रोडक्ट आप बेचते हो, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जो ग्रुप है, जो कार्टेल है, उसका बिहेवियर क्या है among the market. So these are the various features of oligopoly, कि हाउ टू आइडेंटिफाई दी ओलिगोपोली। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में देखा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मोनोपोली में देखा कि सिर्फ सिंगल सेलर ही होता है, ओलिगोपोली में देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। नंबर 1 इज few sellers, number 2 is non-price competition, number 3 is interdependence, number 4 barriers to the entry, number 5 role of selling cost, number 6 nature of the product, and the number 7 that is the group behavior, ठीक है। तो these are the oligopolies, meaning of oligopoly and the characteristics of oligopoly। एक ग्रुप है जिसको अपने कार्टेल के नाम से जाने जाते हैं, कार्टेल एंड द टाइप्स ऑफ कार्टेल। नाउ व्हाट इज कार्टेल? इट इज कॉल्ड एसोसिएशंस ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म विद इन द सेम इंडस्ट्री,
एंड इसको एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाए तो ओपेक इज द बेस्ट एग्जाम्पल. OPEC, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. जो कंट्री पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है उसका एक खुद का ग्रुप है, कार्टेल है. इवन इन द यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए शेयर मार्केट. कुछ कंपनीज के शेयर्स जैसे ही मार्केट ओपन होता है वैसे अपर सर्किट में रहता है, खासतौर से पेनी स्टॉक में ऐसा रहता है. कुछ कंपनीज के शेयर्स लोअर सर्किट में भी ओपन होता है. ठीक है, या तो 5% बढ़ेगा या तो 5% कम किया जाएगा, बढ़ेगा या तो कम किया जाएगा. एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं. 10 लोग बेचेगा तो 10 लोग खरीदेगा. सेम इनपुट रहेगा बाइंग एंड सेलिंग के दरमियान, उसका भी एक अलग सा ग्रुप है, कार्टेल कहते हैं, बेयर मार्केट कहते हैं, बुलिश मार्केट कहते हैं. राइट, बुलिश लोग क्या करते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, हमेशा ग्रीन में रहने की कोशिश करते हैं. बेयर मार्केट लोग क्या करते हैं कि भी मार्केट को गिराते हैं ताकि वो कम दाम पे ज़्यादा शेयर्स बाय कर सके. डिक्रीजिंग प्राइस लीड्स टू मोर इन डिमांड. ठीक है, तो कार्टेल एक पर्टिकुलर ग्रुप. टाइप्स ऑफ कार्टेल में देखा जाए तो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और दूसरा मार्केट शेयरिंग कार्टेल होता है. कार्टेल फॉलो करता है प्राइस पॉलिसीज को, आउटपुट को, सेल्स, profit maximizations and distributions of the product in the market. Whether it is a compulsory or voluntarily, it depends on the government with regard to their formations. Government also decides the policies related to the price, related to the output. ठीक है, policies again are of two types. So these are the short introduction of a cartel. Cartel क्या है? Associations of independent firm within the same particular industries. Two types of cartels were there, joint profit maximizations and the second one was the market sharing cartel. ठीक है, अब joint profit maximizations क्या होता है? ये नॉर्मली ऑलिगोपॉली में ना आपको अनसर्टेनिटी फाउंड होती है, जिसका आउटपुट पता नहीं होता क्या होगा. It is extreme form of perfect collusions. Firm produce a homogeneous product from the centralized cartel board industry. Suppose एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सपोज कंपनी मार्केट में 4 लोग हैं वहाँ पर प्रोड्यूसर. ठीक है, उसमें से एक पर्टिकुलर बोर्ड होता है, उसका एक एसोसिएशन होता है, वो डिसाइड करता है इंडस्ट्रीज़ में कि प्राइस आउटपुट डिसीजंस किसका रहेगा, आउटपुट क्या रखना है, प्राइस क्या रखना है. ठीक है, बोर्ड कैन एक्ट लाइक अ सिंगल मोनोपोली. तो बोर्ड जो बोलता है वही उनको बाकी के 4 को फॉलो करने का होता है. एंड सबका एक ही टारगेट होता है, सबका एक ही मोटिव होता है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जॉइंट प्रॉफिट कैसे किया जाए इन टर्म्स ऑफ ऑलिगोपॉली. दिसंबर का क्वार्टर ख़त्म होने को आया, अभी अप्रैल महीने में एक और क्वार्टर रिजल्ट आएगा. उसमें डिसाइड किया जाता है कि भाई ऑटो का सेलिंग इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहा था, तो इस क्वार्टर में ऑटो सेक्टर ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया. अब ऑटो के अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ थी, तो कि मारुति आता है, टाटा आता है, हुंडई आता है. ठीक है, अलग अलग कंपनीज आती है. वो लोग तो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स है ये लोग, लेकिन दे आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन द मीडियम स्केल कंपनीज एंड द स्मॉल स्केल ग्रुप जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स को. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बोर्ड होता है, वो मोनोपोली के तौर पर काम करता है और टारगेट सिर्फ एक ही है, हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. एज आई सेड अर्लियर कि इन इकोनॉमिक्स द थियरीज द कंसेप्ट बेस्ड ऑन द एजम्पशंस. ठीक है, तो जैसे ही हमने प्रीवियस सेशंस में प्रीवियस टॉपिक्स पे जहाँ जहाँ थियरीज देखी थी वहाँ पर एजम्पशंस रहे थे, ऐसा ही कुछ एजम्पशंस यहाँ पर भी रहेंगे. ठीक है, तो अज्यूम किया गया है जॉइंट प्रॉफिट कैसे किया जाएगा, कि अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो कैसे किया जाएगा. तो अज्यूम करते हैं कि सिर्फ मार्केट में 2 ही लोग हैं एंड दे आर सेलिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट दैट इज परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द ईच अदर. मार्केट डिमांड कर्व फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बीइंग गिवन to know the cartel and the buyers are large in numbers. Price of the product determine the policy of the cartel. कितनी कीमत में तुम वो प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो वो तुम्हारे कार्टेल की पॉलिसीज डिसाइड करेगी. एंड कार्टेल का एम अगेन द जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो दिस आर द एजम्पशंस. ठीक है, अब यहाँ पर 2 कंपनी, जैसे पहले मैंने बोला अपने एजम्पशंस में अज्यूम किया है सिर्फ 2 ही कंपनी है. अगर दोनों कंपनी को मैं कंबाइन करके देखना चाहूँगा तो डिमांड या सप्लाई या कॉस्ट या प्रोडक्शंस या प्रॉफिट कैसे बनता है.
ठीक है. तो x axis represents the quantity and y axis represents the price and the cost. You can see the two diagram first. 3 डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है. 2 डायग्राम को आप पहले देख सकते हो, जिसमें OQA का प्रोडक्शन हो रहा है फर्म A का, एंड फर्म बी का मैं बात करूँ तो वो क्वांटिटी ना थोड़ी सी ए की कंपेयर से कम उसने रखी हुई है. और प्राइस वेरिएशंस देखिए आप प्राइस लाइन पर, सॉरी वाई एक्सिस पर आप प्राइस वेरिएशंस देखते रहिए कि ओ आर ओ पी, अगर ओ पी का वो प्रोडक्शंस कर रहा है प्राइस पे रखता है तो टी क्यू का वो प्रोडक्शंस कर पाएगा. इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का, ये तो था सिर्फ फर्म का इक्विलिब्रियम, फर्म ए का एंड फर्म बी का इक्विलिब्रियम देखिए पॉइंट बी को इंटरसेक्ट करता है. ई बी से इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की साइड जाता है फर्म बी का. फर्म ए में मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से जाता है तो कि ई ए से लिखा हुआ जो है वहाँ से आगे ऊपर की साइड निकलता है. तो इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व कौन सा मेंशन कर, चलिए अभी सीधा तीसरे डायग्राम पर अपने चलते हैं. तो कि इंडस्ट्री का डिमांड कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है तो कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, थर्ड डायग्राम सीधा देखते जाइए मार्केट पे. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों की कहां पर है, किसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तुम बात करते हो तो कि फर्म ए एंड फर्म बी. इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कहां पर जाता है तो कि पॉइंट ई के ऊपर. वह डायग्राम में एमआर के ऊपर ई लिखा हुआ है, दैट इज द इंडस्ट्रीज इक्विलिब्रियम. कॉस्ट इज डिफरेंट बट द प्रॉफिट इज ऑल्सो डिफरेंट. नॉट नेसेसरी कि तुमने जो प्रॉफिट बनाया है वही तुम्हारा कॉम्पिटिटर या तुम्हारा जो सब्सटीट्यूट है वो सेम अमाउंट का प्रॉफिट बढ़ाएगा. ठीक है. सो इक्विलिब्रियम इंडस्ट्रीज का मैं बात करूँ तो इट इज एट पॉइंट ई एंड फर्म ए इज अ स्मॉलर PTRS. वो पहले ही डायग्राम में आप देखिए फर्म ए का जो रेक्टेंगल बनता है PTRS, ठीक है, इज स्मॉलर कंपेयर टू द फर्म बी PCBA. जो एक छोटा सा हाईलाइट किया हुआ एरिया है स्क्वायर किया हुआ, ठीक है, PCBA एंड PTRS. ठीक है. अब मार्केट सप्लाई फर्म ए का कितना है तो कि ओ से QA तक फर्म ए का मार्केट सप्लाई है और फर्म बी का ओ से QB तक मार्केट सप्लाई रहता है. तो टोटल मार्केट सप्लाई कितना हुआ तो कि OQA plus OQB would be the total market supply. ठीक है. लेट अस मूव विद द थर्ड डायग्राम. अब तीसरे डायग्राम में देखा जाए तो मार्केट में जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे रहेगा. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस. अब टोटल प्रोडक्शंस कितना हुआ तो कि ओ से क्यू तक का टोटल प्रोडक्शंस रहता है. अब मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू बिलो, ठीक है, एट द पॉइंट ई विच इज इंडस्ट्रीज इक्विलिब्रियम एंड द टोटल प्रोडक्शन, दोनों का अगर एवरेज निकाल कर देखा जाए कि भाई कितना प्रोडक्शन कितना प्रॉफिट हुआ तो यू कैन टेक द स्क्वायर विच इज बीइंग मेड ऑन द डायग्राम, दैट इज PFGE. ठीक है, वो जो छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है डायग्राम में इज कंसिडर एज ए इंडस्ट्रीज profit maximizations. Now after the industries profit maximizations, the joint profit maximizations का जो concept था उसके साथ market sharing cartel कैसे जाता है. तो normally joint profit maximizations के जो assumptions थे, जैसे कि only 2 firm रहता है market में, homogeneous product रहता है, market demand curve product is given है, large number of buyers था, price of the product determined by the policy and the main aim is to joint profit maximizations. तो एक एम था. अब एक सेशंस में हमने ये भी देखा था कि जहाँ जहाँ थियरीज के एजम्पशंस मौजूद है वहाँ वहाँ पर लिमिटेशंस भी मौजूद रहते हैं. मार्केट में सिर्फ 2 ही लोग नहीं होते. अगर 2 लोगों को ही मौजूद रखना है तो वो ओलिगोपोली नहीं कहते, फिर उसको डुओपोली कहते हैं. ठीक है, हमेशा 2 से ज़्यादा होता है. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो हमेशा रहते हैं, सेलर्स भी रहते हैं साथ में. तो कुछ एजम्पशंस यहाँ पर अनरियलिस्टिक्स रहते हैं. ठीक है. सो आफ्टर द जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस वी आर गोइंग टू सी हाउ द मार्केट शेयरिंग कार्टेल इज गोइंग टू वर्क. दिस इज वन ऑफ द अनदर type of perfect collusion in an oligopolistic market which can be found related to the
मार्केट शेयरिंग बाय द मेंबर ऑफ द फर्म ऑफ द पर्टिकुलर कार्टेल। तो यहाँ पर होता क्या है, कार्टेल दो प्रकार के रहते हैं। एक होता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशंस, लाइक लूज फॉर्म ऑफ कार्टेल कहते हैं। कॉम्पिटिशंस ऑन द नॉन प्राइस बेसिस, जहाँ प्राइस के ऊपर कोई कंपटीशन नहीं होता, सॉरी प्राइस के बिना कंपटीशन रहती है कार्टेल के अंदर। और दूसरा होता है कोटा सिस्टम, या तो एक प्राइस का यूनिफॉर्मिटी रहता है, सेम प्राइस, लाइक लोअर सेगमेंट का कार तुमको 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक मिलेगा। कितनी भी कंपनी हो मार्केट में, 3 4 5, प्राइस लेवल विल बी द ऑलमोस्ट सेम। हाँ, वो लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके मार्केट में वो प्रोडक्ट आपको बेचा जाएगा। इट डिपेंड्स। तो कोटा सिस्टम रहता है, यूनिफॉर्म प्राइस रहता है। दिस इज कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ द मार्केट शेयरिंग कार्टेल। अब जैसे पहले भी मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स में जितना भी थियरीज बनता है वो एजम्पशंस के बेस पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एजम्पशन से टू फर्म कैन एंटर द मार्केट विद द कोटा सिस्टम, कि भाई 10% का मार्केट ही इनको अपनाने का है, 20% का मार्केट इनका है, 30% का मार्केट इनका है, ठीक है। आपको जब अगर आप वो सेंसेक्स का पूरा ग्राफ देखेंगे कि भाई इंडियन शेयर मार्केट में कितनी कंपनीज है, तो नंबर ऑफ कंपनीज आर मोर, बट द सेक्टोरियल का उसका लोकेशंस देखा जाएगा तो पता चलेगा कि भाई बैंकिंग का कंपनी 45% है, 30% कंपनी आपका टेक्नोलॉजी का है, 20% का कंपनी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेटेड है, स्टील कंजप्शंस के रिलेटेड है, 10% है अपना मीडिया के रिलेटेड रहता है, फिल्म लग्जरीज लाइफ के रिलेटेड रहता है, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट की कुछ कंपनीज है, कुछ कंपनीज है टेलीकॉम के रिलेटेड है। तो कुछ परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर भी एजम्पशंस किया जाता है कोटा सिस्टम के जरिए कि दो ही कंपनी एंटर कर सकता है, ईच फर्म प्रोड्यूस एंड सेल्स द होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड द नंबर्स ऑफ बायर्स आर ऑलवेज लार्ज। फर्म शेयर द मार्केट्स इक्वली, ठीक है, मार्केट में जो कंपनीज का शेयर्स है वो इक्वल रहता है। कॉस्ट कर्व्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल, कॉस्ट कर्व पहचान में आ सकता है। नो थ्रेट ऑफ एंट्री बाय द न्यू फर्म, नए फर्म की कोई भी एंट्री रहती नहीं है, और यदि अगर एंट्री होती है तो उसमें से कोई कॉम्पिटिशन्स आपको रहता नहीं है, ठीक है। प्राइस में एक यूनिफॉर्मिटी भी साथ में रहता है। So this is what the diagram for the market sharing cartel। अब ये जो डायग्राम है वहाँ पर एक्स एक्सिस में क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई एक्सिस में वी रिप्रेजेंट्स द प्राइस एंड द कॉस्ट। मार्केट डिमांड की मैं बात करूँ तो D इज़ द डिमांड कर्व एंड E इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। जो डाउनवर्ड स्लोप 3 लाइन आपको मिलता है, डिमांड मार्जिनल रेवेन्यू एंड दी उसका लेफ्ट साइड दैट इज अनदर द मार्जिनल रेवेन्यू लाइन एक पर्टिकुलर फर्म के ऊपर। अब जब प्राइस कितना रहता है, तो कि प्राइस रहता है QA का। तो जब QA का आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है इंडस्ट्रीज में, तो तुम्हारा प्राइस कितना जाता है O से P तक। सीधे डायग्राम QA, ठीक है। अब प्राइस कितना गया O से P तक, तो टोटल आउटपुट कितना है आपका O से Q विल बी द टोटल आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ विच वन इज एवरेज कॉस्ट, विच वन इज मार्जिनल कॉस्ट आर ऑलवेज आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिकल। अब वो कैसे फाइंड करने का, तो कि PR या RP शुड मल्टीप्लाइड बाय OQ। तो वो कहां पर बनता है, तो सी द पॉइंट N जहां से आपका एवरेज कॉस्ट टेंजेंट होकर जाता है, इट्स ए टेंजेंट पॉइंट N के ऊपर डायग्राम में, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कट एवरेज कॉस्ट बिलो द पॉइंट, ठीक है। सो मोर देन 2 फर्म डू नॉट शेयर द इक्वल मार्केट। तो इसीलिए अज्यूम किया है सिर्फ 2 ही फर्म 50-50% का मार्केट वो कवर कर सकता है। अगर तीसरा कंपनी अंदर आता है वहां पर, तो वो इक्वल शेयरिंग नहीं करते होंगे, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो यू विल फाइंड द आंसर 33 पॉइंट समथिंग रहेगा आपका। तो इक्वल शेयर्स वहां पर मिलेगा नहीं। एंड द कॉस्ट कर्व मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम मार्केट शेयर्स, विच विल बी रिजल्ट कि भाई वो लोग सेम प्राइस पे कभी सेलिंग करने के लिए अग्री नहीं होंगे।
एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो 5 लाख में कार बेचेगी, दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो शायद 4.90 में वो कार बेचेगी, या तो शायद 5.5 में बेचेगी, या तो 5.25 लाख रुपए में बेचेगा, डिपेंड, पर वो सेम प्राइस पर नहीं जाएगा कभी भी. एंड इफ दे आर गोइंग टू द सेम मार्केट प्राइस, तो मार्केट शेयरिंग ब्रेकअप इज डिसाइडेड. ब्रेकअप પાકું જ છે પછી. So this is what the diagram of market sharing cartel. As I said earlier, only assumptions के आधार पर डिसाइड किया जाता है. कोटा सिस्टम कि भाई 10% तू संभाल, 10% मैं संभालता हूँ, दोनों ही मिलकर मार्केट पर राज करेंगे. ओके, तीसरे को आने की अनुमति नहीं मिलती. अगर तीसरा आता है तो दोनों के बीच में जो इक्वल शेयर्स बनने चाहिए वो नहीं बनेगा. ठीक है. So let us move with the another topic that is related to the collusive oligopoly model that is considered as a part of the price leadership. तो up till now we had covered about the oligopoly में किस प्रकार के assumptions रहते हैं और oligopoly का meaning plus characteristics, how the oligopoly can be seen for the joint profit maximizations along with the market sharing cartels. ठीक है. Let us move with the price leadership model. Collusive oligopoly model भी जाना जाता है. अब यहाँ पर ना दो प्रकार के मॉडल आपके सामने मौजूद है. एक है प्राइस लीडरशिप मॉडल, दूसरा है अपना किंग के डिमांड कर्व मॉडल. नाउ व्हाट इज दिस प्राइस लीडरशिप? इट इज अ डोमिनेंट फर्म set up the price of goods and services in the market, which is also known as, sometimes we can say, the homogeneous product. ठीक है. नो डिफरेंस इन द गुड्स, नो डिफरेंस इन द गुड्स एंड सर्विसेज. किसकी गुड्स एंड सर्विसेज? विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट फर्म. एंड इफ देयर इज अ नो डिफरेंट इन द गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर कंज्यूमर डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस एंड चूज द लोएस्ट प्राइस. उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है. 5 लाख की गाड़ी ले या तू 5.5 लाख की गाड़ी ले. ठीक है. इट इज ऑल अप टू यू. और वो कौन से प्रोडक्ट पर जाएगा? तो कि जहाँ पर उसका प्राइस कम होगा, उसका कोई खास इतना प्रेफरेंस रहता नहीं है. एंड सच काइंड ऑफ मॉडल कैन बी इजीली सीन और यूजुअली और जनरली सीन इन द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट वेयर द कंपटीशन इज वेरी लेस. ठीक है. तो दिस इज व्हाट द प्राइस लीडरशिप इंट्रोडक्शंस. क्या है प्राइस लीडरशिप? It is a situations where the dominant firm set up the price of goods or services in the market, and it can be happen only with the homogeneous product. Homogeneous product matlab no differences in the goods or services provided by the various firm. So consumer don't have the particular preference and they may select the lowest price model or a particular product. And if there is a oligopolistic market अगर रहता है तो वहाँ competition भी कम रहता है. क्यों? क्योंकि देयर आर ओनली फ्यू प्रोड्यूसर्स अवेलेबल. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप, काइंड ऑफ प्राइस लीडरशिप कितना रहता है? तो देयर आर 3 टाइप्स. सबसे पहला है अपना बैरोमेट्रिक, दूसरा है कॉल्यूसिव, तीसरा है डोमिनेंट मोनोपोली. ठीक है. तो बैरोमेट्रिक में क्या रहता है कि दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज ए क्विक एडेप्टेबल. Big firm soon take over the price to compete other. तो कोई बड़ा जाइंट प्रोड्यूसर है, वो जिस प्रकार की प्राइस रखता है वो उसी प्राइस के ऊपर लगा रहता है, लेकिन उसके बाद में जो सब्सटीट्यूट प्रोड्यूसर आता है या दूसरा कोई प्रोड्यूसर मार्केट में आता है, ठीक है, दे हैव टू फॉलो द लीडर इन द मार्केट. कॉल्यूसिव में क्या होता है कि फ्यू डोमिनेंट फर्म होती है, अदर पीपल और अदर फर्म आर बीइंग फोर्स्ड टू फॉलो. And this increase arises due to reduction in the operation cost. ठीक है. डोमिनेंट जैसे कि मोनोपोली, पूरे गांव में सिर्फ अकेला ही एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है, वही डोमिनेंट करता है. राइट. ओनली वन सिंगल फर्म इज देयर. भाई आप रूरल एरिया में रहते हो और वहां पर सर्विस करने वाला बंदे का दुकान सिर्फ एक ही है, तो कोई भी व्हीकल होगा वही सर्विस करके देगा. दैट इज मोनोपोली. वो कहेगा कि भाई ये पार्ट खराब हो चुका है, आपको बदलना पड़ेगा. अब खराब हुआ नहीं हुआ हमको इतना पता नहीं चलता, नॉलेज नहीं होता है, तो वो प्रोड्यूसर जो बोलता है वही अपने को करना पड़ता है, क्योंकि इट इज़ ए नेसेसिटी.
उसके बगैर वो चलने वाला ही नहीं है. So there are time when dominant firm may lower the price to such a level that a small firm can't survive or exit the market. तो जो लीडर होता है मार्केट में, जो डोमिनेंट होता है और उसका जो कॉम्पिटिटर कोई आता है तो वो कभी कभी प्राइस इतना लो कर देता है कि उसके कॉम्पिटिटर जो होता है ना, या तो वो मर्ज हो जाएगा या तो वो मार्केट से एग्जिट हो जाएगा. रिलायंस जियो इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दिस. ठीक है, जियो के आने के बाद कौन सी टेलीकॉम कंपनी मर्ज होने वाली थी और कौन सी टेलीकॉम कंपनी मर्ज हो चुकी और कौन सी टेलीकॉम कंपनी बंद हो चुकी. दे हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल रिलायंस जियो, इंडियन टेलीकॉम कंपनी. शुरुआत में जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो सबसे पहला उसने इंटरनेट सर्विस और कॉलिंग सर्विसेज फ्री में दिया था. 6-8-9 महीने तक उसने फ्री दिया था विद द 4G इंटरनेट सर्विस, नॉट इवन द 2G और 3G. ठीक है, एंड कंपेयर टू द अदर telecom provider, telecom service provider like Vodafone, Idea, Airtel, BSNLs were charging for both internet services as well as for the calling services. 2 GB इंटरनेट डेटा आपको हर रोज के लिए फ्री में मिलता था. फ्री तो दे दिया, लेकिन कितना लिमिट में फ्री देगा वो? 2 GB. कितना? एक दिन का. अब एक दिन का 2 GB डेटा आपको मिलता है तो कितना सारा आप इंटरनेट यूज कर सकते हो टेलीफोन में, राइट, मोबाइल फोन में. लेकिन यही 2 GB डेटा लेने के लिए तुम अगर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का सिम कार्ड यूज करते होंगे तो शायद यू माइट बी पेइंग 200 रुपीज, 400, 300, डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसी के ऊपर कि कितना तुम प्राइस वहां पर देने वाले हो. एंड द सेवरल सर्विस प्रोवाइडर स्टार्टेड मर्जिंग टू सर्वाइव, राइट. सो व्हेन रिलायंस जियो एंटर्ड इनटू द टेलीकॉम सेक्टर, सबसे पहला स्टेप उसने लिया कि फ्री में सबको इंटरनेट सर्विस और कॉलिंग सर्विस दिया जाए. उसको कॉम्पीट करने के लिए 3 कंपनी डिसाइडेड टू गेट मर्ज. वोडाफोन के साथ साथ आइडिया और तीसरा था अपना एयरटेल. ठीक है, ये 3 कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हम इसको कॉम्पीट कैसे देंगे तो कि उसके साथ मर्ज हो जाओ. तो कितने प्लेयर हो जाएंगे? 2 प्लेयर. एंड द तीसरा विल बी दी BSNL कंपनी. few firm produces for goods and services. ठीक है, रिलायंस, बाकी के जो 3 कंपनीज मर्ज की गई है वो, एंड द तीसरा विल बी दी BSNL. दूसरी 2-4 टेलीकॉम कंपनीज है जो पर्टिकुलर स्टेट में ही लिमिटेड है, पूरे भारत में उसका नेटवर्क वगैरह इतना नहीं है. ठीक है, सो एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया डिसाइडेड टू गेट मर्ज. बोर्ड मीटिंग्स हुई, चेयरमैन डिसीजंस लिए जाते हैं. टॉप लेवल पर डिसीजंस में ये आया कि भाई एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के साथ मर्ज नहीं करेगा. वोडाफोन इज कंसिडर एज ए मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक है, वो FDI के ज़रिए इंडिया में उसका बिजनेस चल रहा था. So Airtel decided not to join the other 2 producer in the market. So अभी कितनी कंपनी हो गई? 3 से 4 कंपनी. कौन कौन सी? रिलायंस, वोडाफोन, आइडिया एंड एयरटेल. वोडाफोन एंड आइडिया गॉट मर्ज, and due to the merging of Vodafone and Idea, the share price of Vodafone Idea got decreased from rupees 120 to 130 से सीधा आ गया 7 रुपये, 7.5 रुपये, 12 रुपये के आसपास बीच में चल रहा था 6-7-8 महीने पहले. एंड ड्यूरिंग द कोविड इट वेंट अप टू दी 2.5 और मे बी 3 रुपीज़ के आसपास. वोडाफोन की कंपनी में थोड़ी सी लीगल मैटर भी चल रही है तो उसकी असर भी उस मार्केट पर जाती है. एंड फॉर्चुनेटली हुआ ये कि रिलायंस जियो का नेटवर्क ना ऑलमोस्ट एवरी स्पेस को वो कवर करता है, हर जगह को वो कवर करता है. एंड दैट टू अवेलेबल एट द चीपर रेट्स फ्रॉम द अदर कंपेयर टू द अदर प्रोड्यूसर. एंड ड्यू टू दैट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर गेटिंग डिक्रीज डे बाय डे and transforming their services towards the Reliance Jio. And when it started, तो वो जब मार्केट में आया रिलायंस जियो तो सबसे पहले सबसे सस्ता भी दिया उसने हर महीने सर्विसेज और प्लस रिचार्ज प्लान, एंड वो फ्री में भी देता था. तो दिस काइंड ऑफ स्टेप कैन लीड टू द मर्जिंग और मे बी कैन लीड टू द एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. सो टू स्टे इन द मार्केट, टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन, one has to follow the price leader in the market.
ठीक है. आफ्टर द प्राइस लीडरशिप देयर इज वन मोर part of the model which is known as the non-collusive oligopoly, which is also known as kinky demand curve. ठीक है. पॉल स्विजी नाम के बंदे ने इसको पॉल स्विजी नाम के बंदे ने किंक डिमांड कर्व का कंसेप्ट दिया गया था, which describes the price rigidity, asymmetric behavioral pattern of these sellers. ठीक है. अब किंक डिमांड कर्व में क्या होता है कि नॉर्मल डिमांड कर्व क्या होता है कि डाउनवर्ड स्लोप होता है. ठीक है. ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड. यहां पर ऊपर से नीचे तो आता है बट आधा आएगा और आधा बेंड होके अंदर की साइड निकल जाएगा. ठीक है. तो कन्वेंशनल डिमांड कर्व इज नॉट बीइंग यूज्ड, उसको अपने प्राइस रिजिडिटी कहते हैं. सेलर्स आर कंपेट विद देयर राइवल्स. 1939 में ये कंसेप्ट पॉल स्विजी ने दिया गया था. ठीक है. अब डायग्राम के जरिए पता चलता है कि भाई एक्स एक्सिस पर आउटपुट मौजूद है, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस एंड कॉस्ट मौजूद है. ठीक है. अब क्वांटिटी चेक करते हैं. क्यू ई डायग्राम पे आप देखिए, क्यू ई जो छोटी छोटी लाइन करके क्यू से ई तक ले गए. एट द सेम टाइम प्राइस कहाँ पर जाती है? ओ से पी तक. ठीक है. प्रिवेलिंग प्राइस. अब यदि अगर सेलर प्राइस को इंक्रीज करता है, राइवल विल क्रीप द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट ओ पी. सेलर ने प्राइस बढ़ाया, पी से डी तक ले गया ऊपर की साइड, लेकिन उसका जो राइवल है वो प्राइस चेंज नहीं करता है कॉम्पिटिशन में रहने के लिए. एज ए रिजल्ट द हायर प्राइस विल लीड्स टू द बायर शिफ्टिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर सेलर एट द लोअर प्राइस. तो जो कार तुमको 5 लाख रुपए में मिलता है और वही गाड़ी तुमको यदि अगर 1 साल के बाद पता चलता है कि 5.5 लाख रुपए में मिलने लगता है, तो इंक्रीजिंग प्राइस विल लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड. अब कंज्यूमर को हमेशा क्या चाहिए होता है कि भाई वो मार्केट में जब भी जाते हैं तो कम प्राइस पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वही उसके रिलेटेड बात करनी चाहिए, उसके फेवर वाली बात होती है. ठीक है. तो यदि अगर द फर्स्ट प्रोड्यूसर या तो सेलर जो होता है वो प्राइस को इंक्रीज करता है फ्रॉम पी से डी तक, सीधे डायग्राम पी से डी तक जाता है, तो एट द सेम टाइम द अदर सेलर विल नॉट चेंज द प्राइस एंड दिस विल लीड्स टू बायर शिफ्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कौन सी प्रोडक्ट की जहां पर प्राइस कम रहता है. ठीक है. DE, see the diagram carefully. It is relatively elastic. डिमांड कर्व है, रिलेटिवली इलास्टिक. ठीक है. सेलर रेड्यूस द प्राइस. अब सेलर ने क्या किया कि प्राइस को कम किया. डिक्रीज इन प्राइस विल लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड. कितना रेड्यूस किया? तो कि QE तक उसने रखा एंड अदर विल ऑल्सो फॉलो so that demand for that particular product will never decline. Clear? Seller will reduce the price. उसने जैसे ही reduce किया, demand will increase and the increasing demand will leads to the particular oligopolistic kinky demand curve. अब result क्या आता है? तो कि as a result marginal revenue will decline or maybe discontinue and kink demand curve is at point E. See the diagram carefully. D से E is the straight line. ठीक है. फिर E से D तक जाता है डिमांड कर्व, थोड़ा सा अंदर की साइड रहता है, सीधा डिमांड कर्व नहीं है. नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा होता है कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इतना तक आया है, फिर थोड़ा सा अंदर की साइड जाएगा तो ऊपर से बेंड हो जाएगा थोड़ा. अब वहां पर इक्विलिब्रियम कहां है? तो कि इट इज बीइंग अचीव्ड व्हेन मार्जिनल कॉस्ट पासिस थ्रू द डिसकंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू. MC1 MC2 सी द पॉइंट A एंड B के बीच में जो है ना वो आपका अपना मार्जिनल कॉस्ट रहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट रहता है. एंड दस द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OQ विच इज टू बी सोल्ड एट OP. तो पहले वाले ने जब वो प्राइस बढ़ाई थी उससे कोई लेना देना नहीं था. दे हैज टू डिक्रीज द प्राइस सो दैट डिमांड कैन इंक्रीज और डिमांड शुड नॉट
decline in the oligopoly or a kinky or in the price rigidity concept, and the equilibrium output will be OQ product वो सोल्ड करेगा कौन सी प्राइस पे, तो कि OP की प्राइस पर, D से सोल्ड नहीं करेगा. सो वंस द प्राइस इज इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीजेस. ठीक है. So let us revise one more time. In these sessions we had gone through the various topics related to the oligopoly market characteristics and the meaning of oligopoly with the examples like Reliance Jio. ठीक है, आपको स्लाइड्स में वो एग्जांपल्स दिखाया गया है. और ओलिगोपोली के दो मॉडल जो थे वो एक था प्राइस लीडरशिप मॉडल और दूसरा था अपना किंग का डिमांड कर्व. साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस और कार्टेल्स के भी हमने टाइप्स देखे थे. बैरोमेट्रिक कन्वेंशनल्स के साथ, सॉरी कॉल्यूसिव्स के साथ साथ डोमिनेंट कार्टेल्स भी रहता है. अलॉन्ग विद दिस नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल किंग के डिमांड कर्व, जो कि वो पॉल स्विजी ने इंट्रोड्यूस किया था एक कंसेप्ट को 1939 में. इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय Paul Sweezy, or in which year the oligopoly concept being introduced. So the 1939 is the year. Sweezy ने ये किंग की डिमांड कर्व को यूज़ किया था प्राइस रिजिडिटी के लिए, एंड इट स्टडीज द asymmetric information approaches. So finally here we are going to end our sessions related to the oligopoly market structure. We had completed with the block 3, that is the market structure oligopoly part 3. Thank you very much. See you in the next sessions very soon. स्वाध्यायः परमम्